दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ट सीरीज जो बीपीएससी का चल रहा था, ये टेस्ट नंबर 9 हम लेके आ गए हैं और ये टेस्ट नंबर 9 का पार्ट ए होगा। एज यूजुअल हम लोग जैसे करते हैं, इसमें 75 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, 70 से 75, फिर बाकी पार्ट बी में आएगा। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बुक दिया है और यहाँ पे लेखक दिया है। यहाँ पे बुक दिया, यहाँ पे लेखक दिया है। इसमें से बताना है कौन किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, अगर मैं बता दूँ, गांधी जी के द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज। ठीक है, तो ए का सही क्या हो जाएगा? 4। हिंद स्वराज लिखा गया। तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या लिखा गया था? गीतांजलि लिखा गया था, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, इसके बारे में तो नहीं पता सुखवंत सिंह के बारे में, लेकिन चलिए हम लोग डी छांट लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो बाकी बचा है एक अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लिखा गया था सुखवंत सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हिंद स्वराज जो लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, वो 1909 में लिखा गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था इस बुक पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया था, गांधी जी ने बताया ये था कि भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना और संचालन में भारतीयों के सहयोग से हो रहा है, वरना ब्रिटिश सरकार नहीं चल पाएगी इंडिया में, ये कहा गया था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखे, जिसमें से 1913 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने इंडिया के और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसको साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़ मिल दिया गया था 1913 में। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1874 में आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को और अगर बुक की बात करें, आँख की किरकिरी, नव दुर्घटना, घर और बाहर, योगा योग, गोरा, ये सब बुक जो लिखा गया था, ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो लिखा गया था, ये सीआर दास के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें से तो कोई भी नहीं है सीआर दास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सीआर दास के द्वारा लिखा गया था। चलिए, आगे क्वेश्चन है अगला 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है, देखिए जो पता है पहले वो छांट लेते, बाकी अपने आप चल जाएगा पता। तो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, तो ये भी सही था, क्योंकि पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा होता है 1932 में। तो ये दोनों सही है। बाकी अगर हम लोग बात करें तीसरा का सांप्रदायिक निर्णय का, तो इसका आयोजन 1933 में नहीं बल्कि 16 अगस्त 1932 को किया गया था। तो यही क्या है? गलत है। बाकी भारतीय जल सेना अधिनियम ये भी 1937 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, इसी को सांप्रदायिक निर्णय को, जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, तो ये रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे दलित वर्गों के लिए क्या किया था कि अलग सीट दे दिया गया था, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। तो जिस पे क्या हुए थे तो गांधी जी बहुत नाराज़ हुए थे इस बात से लेके। तो भीमराव अंबेडकर के, और उन्होंने उस टाइम में गांधी जी यादरवा जेल में थे, तो गांधी जी आमरण अनशन भूख हड़ताल पे चले गए। और इसमें कुछ जो कांग्रेसी नेता थे उसके सहयोग से अंबेडकर और गांधी समझौता हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिए। गांधी समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में, बिल्कुल सही, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। फिर अगर सहायक संधि की बात करें, तो सहायक संधि सर्वप्रथम जो लाया गया था किसके द्वारा? ये लाया गया था गवर्नर डुप्ले के द्वारा। ठीक है,
गवर्नर डुप्ले के द्वारा लाया गया था। और ये कब का टाइम था, तो ये 1798 का टाइम था, 1798 का टाइम था। तो इस हिसाब से तो यही गलत हो गया, तो सही आंसर यही हो जाएगा। बाकी देखिए, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया सर 1933 में, तो बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। बाकी अगला है कि ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए 1813 में भारत में व्यापार का खोला जाना, तो ये भी सही है। उसके बाद है, चलिए तो इसका आंसर तो मिल ही गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि डुप्ले के द्वारा 1798 में लाया गया था, न कि 1863 में। चलिए, और सबसे पहले जो सहायक संधि का शिकार हुआ था कौन, हैदराबाद के निजाम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, हाँ। पहले था कहाँ पे, पहले न्यूयॉर्क में, मतलब यूएसए में था, फिर बाद में मद्रास में लाया गया RDR के बगल में, तो ये भी सही है। तीसरा नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है। 1800 सॉरी, ये कब किया गया था आर्य समाज का, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, तो ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो नहीं, ये गलत है। गांधीनगर में नहीं, बल्कि इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। और कब हुआ था ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। तो सही नहीं है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। तो ये कहा गया था किसके द्वारा, लॉर्ड लिंथो के द्वारा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वार्धा सेवाग्राम आश्रम को किसने स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था 1936 के आसपास में, और इसमें बहुत सारा हेल्प किए थे जनमत लाल बजाज। अगला क्वेश्चन है, और गांधी जी जब साबरमती आश्रम छोड़े थे तो उन्होंने प्रण लिया था कि देश जब तक आज़ाद न होगा तब तक मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा, इस तरह का कुछ कहा जाता है। तो चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, देवबंद एक आंदोलन था जिससे अब्दुल कलाम आज़ाद जुड़े हुए थे। ठीक है, और कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में के आसपास हुआ था, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये कौन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये बेसिकली एक मदरसे का निर्माण करवाया गया था, तो उसमें स्टार्ट कोई और किया था ये देवबंद आंदोलन, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद उससे जुड़े हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पे आधारित था। तो ये किसके, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, 9 का बी। सही आंसर इसका हो गया बी। और ये कब आया था, 1919 में, 1919 में आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ था, देखिए, जब लॉर्ड मिंटो आया था 1909 में, तो इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिमों को सीट के लिए कुछ सेपरेट कर दिया, हिंदू मुस्लिम को सेपरेट कर दिया। बाकी 1919 आते आते क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग सीट दे दिया जाएगा। तो ये था। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की घोषणा जो आई थी वो कब आई थी, तो 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को इसकी घोषणा किए थे ये। ठीक है, चलिए, और इस एक्ट के द्वारा क्या किए थे, प्रांत में राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो 1935 में प्रांत में द्वैध शासन हटा के केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो आया था, कब आया था, कैबिनेट मिशन योजना जब लेबर पार्टी के गवर्नमेंट बने थे इटली ब्रिटेन में, तो इटली ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, और इसके कुल 3 सदस्य थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस थे, इसका अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, ये उस टाइम में भारत के सचिव थे, और स्टॉफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एक और थे जिसका नाम है A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, और ये नौसेना मंत्री थे। तो इसमें देख लीजिए कौन नहीं थे,
तो इसमें जो थे डी लॉर्ड एमरी जो थे ये नहीं थे। बाकी पेंथिक लॉरेंस देख ही लिए थे, एलेक्जेंडर थे ही और स्टॉफर्ड क्रिप्स थे ही, ये लॉर्ड एमरी नहीं थे। चलिए अगला है 11 नंबर, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था वो कौन था? तो वो था ग्वालियर। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। बाकी सबको मिला ही लिया था। 1843 में बात करें तो 1843 में सिंध को मिला लिया गया था। 1843 में सिंध को मिला लिया था अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, हड़प्पन नीति चलाया था जो लॉर्ड डलहौजी, उससे। अवध को 1856 में कर लिया था, अवध को 1856 में कर लिया था। बाकी इसी टाइम में सतारा को भी कर लिया गया था। तो ग्वालियर को नहीं अपने क्षेत्र में मिलाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? तो ये तो सभी को पता होगा, ये कब? 1929 में। ठीक है, लाहौर सेशन में। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ये सेशन जब खत्म हुआ था तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, झंडा फहराया गया। 13 नंबर में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो थे ये डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1928 के फरवरी में जो आयोजित हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी थे। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और इस सम्मेलन में 29 संस्थानों ने भाग लिया था। चलिए आगे है 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। ये मतलब किस आंदोलन के तहत 1 वर्ष का रखा गया था कि 1 वर्ष में हमको स्वराज की लक्ष्य प्राप्त करना है? तो ये किया गया था किसमें? असहयोग आंदोलन के टाइम में किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कह रहा सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछना है। तो देखिए उसके बाद सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा था, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रह को विचार के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। और देखिए ये जो है शत्रु को पराजित करना नहीं है, उसके मन बदलना है। तो यही क्या हो जाएगा? गलत है। और यही क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, जालियांवाला नरसंहार हुआ था। तो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी जालियांवाला। जो इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो ये है कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 में जब ये पद पे बैठे थे तो उसके बाद 4-5 साल तक कोई सेशन नहीं हुआ था। तो ये 1945-46 तक ये क्या थे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप तौर पे काम किए थे। तो सबसे आज़ादी से पहले अगर सबसे पहले कहे कौन सबसे लंबी समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने 1923 का जो एक स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में 1923 के आसपास में, तो उसके भी प्रेसिडेंटशिप यही किए थे। और ये उस टाइम में मात्र 35 साल के थे। तो इस हिसाब से सबसे युवा प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, आज़ादी से पहले की बात करें तो। ठीक है, चलिए 18 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो ये थे कौन? लॉर्ड मैटकैफे। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड मैटकैफे ने 1835-36 में भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड मैटकैफे को भारत के समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और अगर बात करें भारतीय पत्रकारिता का जनक अगर कहा जाता है तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया, वह कौन था? तो ये समाप्त जो किया था दास प्रथा का, वो थे कौन? लॉर्ड एलन ब्रो थे। लॉर्ड एलन ब्रो समाप्त किए थे दास प्रथा का। और इन्होंने कब किया था? तो 1843 के आसपास किया था। 1843 के आसपास दास प्रथा खत्म किया था लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा। और सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। चलिए अगला है 20 नंबर। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कुका आंदोलन का नींव पड़ी थी कहाँ पे?
ये पड़ा था पंजाब में। और एक और इसी से रिलेटेड एक और आंदोलन था जिसको कुकी आंदोलन कहा जाता था, तो वो पूर्वी भारत में, पूर्वी पश्चिमी मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। अब कुका कहाँ पे, पंजाब में हुआ था। और ये किस टाइम में हुआ था, तो ये 1872 के टाइम में हुआ था कुका आंदोलन, 1872 के टाइम में, ठीक है। और इसके प्रवक्तक जैसे मतलब इसके जो लीड करता थे सेन साहब और सियान साहब नाम के प्रसिद्ध जो थे वो भारत मल के नाम से जाने जाते थे, भगत जवाहर मल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इनको शुरू किया था। फिर बाद में जो बाबा बालक सिंह, फिर बाबा राम सिंह कुका आंदोलन के नायक थे। धीरे धीरे ये सब जुड़ते चले गए। चलिए, फिर बाद में ये सब जब पकड़ा गए तो इसको बंदी बनाकर रंगून में भेज दिया गया था बाबा राम सिंह को। चलिए, आगे है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी थी। तो देखिए, अभी देखे तो कोल विद्रोह अभी नहीं देखे थे। देखिए, एक कौन सा घटी थी, तो संथाल विद्रोह तो झारखंड के आसपास घटी थी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है किसका, ए। ये भील विद्रोह जो है ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में घटी थी, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट की घटना है। भील विद्रोह जो टाइम था 1810 के आसपास भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह का मूल कारण था कृषि से संबंधित ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था कहाँ पे, झारखंड और बिहार के दक्षिणी भाग में, और कुछ पार्ट में वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे संथाल विद्रोह हुआ था। बाकी रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, रंपा विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह भी झारखंड से संबंधित, छोटा नागपुर प्लेटू से बेसिकली। और संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कानू नाम के दो भाई ने इनको लीड किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था। तो ये हटा दिया है कहाँ के, अवध के, ठीक है, अवध के। और कौन थे उस टाइम में, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के राज के वहाँ पे जो थे, अवध राज के जो नेता थे जिसका नाम था नवाब वाजिद अली को, ठीक है, हटा कलकत्ता में भेज दिया गया था उसको। और ये कब, 1856 के आसपास की ये बात है। तो क्या हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो ये किया गया था लाल रंग का उपयोग किया गया था। 24 नंबर है, आरंभिक वैदिक साहित्य में निम्नलिखित सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक काल में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी है, तो वो नदी है सिंधु नदी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लगभग 33 नदियों का मेल होता है, जिसमें क्या मिलता है कि ऋग वैदिक काल में 25 नदी का मिलता है और उत्तर वैदिक काल में 33 नदी का उल्लेख मिलता है। तो ये सबसे सर्वाधिक बार किसको किया गया, सिंधु नदी को किया गया है। 25 नंबर में अशोक का रुक्मिणी स्तंभ संबंधित है। तो ये संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान से, ठीक है। चलिए, अगला है 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है संगमकालीन साहित्य को एक मन किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो संगमकालीन साहित्य कौन को एवं मन, ये दो वर्ड है, कौन को एवं मन जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये होता था किसके लिए, राजाओं के लिए। संगम पीरियड में, संगमकालीन किधर, दक्षिण भारत की बात हो रही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर देख लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो ये उल्लेख हुआ पुलकेशन टू के एहोल अभिलेख में मेंशन हुआ है कालिदास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो ये शासक कौन सा है, तो ये शासक है आपका गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त काल में क्या हुआ था, भूमि दान की प्रक्रिया अधिक तीव्र हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा भूमि दान या ब्राह्मणों को दिया जाता था। हर्षवर्धन के टाइम में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में भूखंड का भी भाग दिया जाता था, मतलब कि जमीन दिया जाता था, ठीक है। चलिए, और भारत में सबसे पहले भूदान देने की जो शुरुआत हुई वो सातवाहन शासकों के द्वारा स्टार्ट किया गया भूमि देने का काम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है।
तो सोनगिरी जो अब जब कभी जाएंगे मध्य प्रदेश तो 108 मंदिरों का श्रृंखला है, जिसमें से क्या है चंद्र प्रभु जो जैन के मुनि भी रह चुके हैं, वो मुनि थे, 11 फुट का लंबा मंदिर भी वहाँ पे लगा गया है। और 108 मंदिर में जो मंदिर का क्रम संख्या है 57, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए। और ये जो थे 8वें जैन थे, 8वें जैन थे वो चंद्र प्रभु। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक शास्त्र से संबंध नहीं है। तो देखिए ये धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और ये भास्कर चरण, इस सारे का संबंध है, लेकिन ये भास्कर चरण का संबंध जो है आयुर्वेदिक शास्त्र से नहीं था। भास्कर प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ये खगोल शास्त्री थे। धन्वंतरी गुप्त काल में एक महान चिकित्सा के रूप में माने जाते थे। और ये धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त II के नवरत्नों में भी शामिल थे। ये चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक संहिता इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सुश्रुत जो थे प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक माने जाते थे, या उस टाइम में शल्य चिकित्सक, लगभग इन्होंने जो बुक लिखा था उसमें से 120 टाइप के शल्य औजार का इन्होंने जो डॉक्टर में यूज किया जाता उन्होंने चर्चा किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य, ये गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसके उनका घर त्याग या गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर में कह रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सैयद वंश का, सैयद वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है। तैमूर लंग जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासन जो था नसरुद्दीन महमूद शाह था, जो कि तुगलक वंश के थे, और ये लास्ट तुगलक वंश के शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर लंग जब आक्रमण किए थे पंजाब वाले क्षेत्र पे किए थे, और तैमूर लंग ने पंजाब के क्षेत्र का जो प्रभारी बनाया था वो खिज्र खान को बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो वो सैयद वंश का स्थापित हुआ था। 33 नंबर। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, ये किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शंकर देव के द्वारा, शंकर देव के द्वारा बनाया गया था। अगला है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था कि लगान निर्धारित करना, लगान निर्धारित करना। तो मध्यकाल में 3 तरह से लोग लगान निर्धारित करते थे, खेत बटाई करके, लंग बटाई करके और राशि बटाई करके। खेत बटाई करने का मतलब होता है फसल तैयार होते ही खेतों में ही बांट लिया जाता था, मतलब काटने से पहले, तो उसको खेत बटाई बोला जाता है। लंग बटाई होता है कि जब फसल काटने के बाद बांटा जाए तो उसको लंग बटाई बोला जाता है, और जब अनाज तैयार होने के बाद जब बांटा जाता है तो उसको राशि बटाई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। 35 नंबर में है, 35 नंबर है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था कहाँ पे? जौनपुर में। ठीक है। अब शेरशाह के बचपन का नाम फरीद हुआ करता था और शेरशाह के पिता का नाम हसन खान सूर हुआ करता था। शेरशाह के दादा का नाम इब्राहिम था जो घोड़ा के व्यापारी हुआ करते थे, और शेरशाह के पिता को जो सासाराम का जागीर मिला था। चलिए आगे है 36 नंबर। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये मारा था कि अधम खां को मारा था। जो कौन थे अधम खां? अधम खां जो थे, सॉरी अहम खां या अधम खां दोनों बोला जाता है इसको। तो ये थे इनके जो दाई माता थे जो इनको पाले पोसे थे, उन्हीं के बेटे थे, तो उनको उन्होंने खुद मारा था। क्यों मारा था? तो जब मालवा का अभियान चला था तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और कुछ मूल्यवान वस्तु जो छिपा लिए थे, तो अकबर के पूछने पर उनको अपमानित किया, इसीलिए उन्होंने अधम खां को अकबर ने खुद मारे थे। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए। ये कह रहा निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो ये हाजी बेगम थी, हाजी बेगम थी, जो कि हाजी बेगम कौन थी? तो ये थी, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया था, मतलब हुमायूं के वाइफ थी। राजा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इनके नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह थे, और ये अवध के नवाब हुआ करते थे। और इनको ही क्या किए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में पद से हटाकर और इनको क्या किया? बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो ये भेज दिया गया था कलकत्ता। 39 नंबर क्वेश्चन में आइए। 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को
निर्धारित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 105। 105 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया कि इसमें 3-4 बातें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे संसद में या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए स्टेटमेंट पर मतलब क्या होगा, उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये दिया गया हुआ। संसद को किसी समिति, आयोग आदि में दिए गए भाषण ये पे कोई दंडित नहीं कर सकता है। तो ये सब बात दिया है 109 में। बाकी 140 में आइए, 140 में क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से कितने व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो कितने हैं? 12 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में कह रहा है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा गया था किसके द्वारा? तो ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। तो जिस जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और बाकी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो हम इसमें क्या स्वीकार करेंगे? तो इसमें स्वयं को पुनः विकसित करने का अवसर ये चुनेंगे। अगला है 43 नंबर। भारतीय संसद का सचिवालय। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मतलब सचिवालय जो होता है ये क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, सरकार से स्वतंत्र होंगे, किसी के अधीन नहीं होंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है देखिए उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। सही नहीं अब पूछ रहा है तो बिल्कुल सही, ये भी ये शक्ति है लोकसभा के पास। बाकी दूसरा अगर हम लोग बात करें उसके पास सत्रवाहस के बाद भी शस्त्र को बुलाने की शक्ति है तो नहीं। ये काम कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग जिसको बोलते हैं ये प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। संसद के भंग होने के बाद भी सदन की पहली बैठक में पहले वो पद तक बना रह सकता है, तो ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर भी उसके पद से हट जाना होता है, तो बिल्कुल सही है। तो बाकी एक ही गलत है, वो क्या है? ये जो वासन है ये कौन? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जा सकता है। और इसके हेड कौन होंगे? उसके मतलब अध्यक्ष कौन होंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती है? तो ये कौन है? तो यह अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। फिर से देखिए निम्नलिखित में से किसके बारे में अस्थायी संसदीय समिति गठन नहीं की जा सकती है? तो वो कौन है? अल्पसंख्यकों के बारे में। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में समितियों का उल्लेख है, जिसमें से टोटल जो होता है हमारे संविधान में कुल 24 अस्थायी समिति होते हैं और 16 लोकसभा का और 8 राज्यसभा का। तो मतलब टोटल जो हुआ 24 अस्थायी समिति होता है, जिसमें 16 समिति होता है लोकसभा का, 8 समिति होता है राज्यसभा का अस्थायी। ठीक है, संसद का सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति बोलते हैं। चलिए ये हो गया। जो लोक लेखा समिति होते हैं उसमें कितना 22 सदस्य होता है, 15 राज्यसभा से और 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। तो इसमें जो पूछा गया अस्थायी संसदीय समिति नहीं कर सकती, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में जो समिति होगा वो क्या होगा? अस्थायी नहीं होता है। बाकी सार्वजनिक उद्योग के बारे में ये अस्थायी होगा। सरकारी आश्वासनों के बारे में ये भी परमानेंट होगा। आकलनों के बारे में ये भी परमानेंट होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें कह रहा कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये है 7वां और 21वां। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आंसर वही दिया है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो देखिए न्यूनतम और अधिकतम संख्या जहाँ तक हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकता है और मैक्सिमम 500 हो सकती है।
तो इसमें न्यूनतम कितना नहीं दिया कोई, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। बाकी कई ऐसे स्टेट है जिसमें कुछ जैसे गोवा और मिजोरम की बात करें तो विधानसभाओं की संख्या 40 ही है यहाँ पे, सिक्किम में 32 ही है, तो कई इसमें कम है, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि 60 से कम और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या मतलब है, ये क्या आशय है? तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए 49 नंबर में आइए। 49 नंबर में क्या कह रहा है? 49 नंबर में कह रहा है कि ये सूची दिया है पहला और ये सूची दिया है दूसरा, इसको मिलाना है। इसमें देखिए लोक लेखा समिति जो होता है ये वित्तीय समिति होता है संविधान का, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे है, तो ए का हो जाएगा 3, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया, क्योंकि एक में 3 यही है। तो देखिए एक बार हम बोल देते हैं, याचिका समिति होता है, कार्यकारी समिति होता है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो होता है तदर्थ समिति होता है, बाकी विभागीय समिति जो होता है स्टैंडिंग समिति होता है, ठीक है। चलिए, और ये लोक लेखा समिति जो जिसको बोलते हैं, ये सर्वप्रथम जो किया गया था कब? 1921 में, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था तो उस टाइम में गठन किया गया था। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें राज्य दिया है और ये राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है टोटल राज्यसभा के 11 प्रतिनिधि जाएगा, 18 नहीं जाएगा, तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। बाकी उड़ीसा में 10 जाएगा, तमिलनाडु से 18 जाएगा, महाराष्ट्र से 19 जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो जाता है वो कहाँ से जाता है? वो उत्तर प्रदेश से जाता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र से 19 जाता है, यूपी से कितना जाता है? 31 जाता है, और महाराष्ट्र से 19 जाता है, तो ये पहले स्थान पे आता है, ये दूसरे स्थान पे। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा से 16 प्रतिनिधि जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर में कह रहा है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उसमें से एक अधिकार प्राप्त है, कि वो कौन सा प्राप्त है? तो वह प्राप्त है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों का मत बराबरी हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? तो ये होती है किसके? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जब होगा, जब 108 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया को उल्लेख दिया है। इसमें क्या किया जाता है? साधारण विधेयक में एक सदन से पारित होने के बाद कोई बिल जब दूसरे सदन भेजा जाता है और 6 महीना से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ये क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर करेंगे। चलिए, और ये अगर हम लोग पहली बार की बात करें तो प्रथम बार जो किया गया था 1961 में, जब दहेज निषेध विधेयक हुआ था, तब संयुक्त बैठक बुलाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर में कह रहा है कि भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पीएससी के द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसको लोक लेखा समिति भी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे? 22 होंगे, जिसमें 15 होंगे लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित जो करने वाले अनुच्छेद है, एक सेकंड थोड़ा एक कर लूँ मैं, हाँ, जो दायित्व का करने वाला अनुच्छेद है वो कितना है? 167 है। 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के 3 दायित्व का उल्लेख किया गया: समय समय पर राज्यपाल से मिलना और शासन का संचालन को अवगत करवाना, ये है पहला। दूसरा है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के शासन के प्रबंध के बारे में जो सूचना चाहे वो उपलब्ध कराना होता है। और तीसरा है, किसी विषय पर एक मंत्री से निर्णय ले लिया हो तो राज्यपाल उस विषय पर कैबिनेट में विचार करने के लिए रखने का परामर्श दे तो अवश्य उस विषय पर मंत्रिमंडल में विचार करना होगा। तो ये 3-4 तरह की बात दिया है, और वो कौन सा अनुच्छेद है? 167 है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 55 नंबर में बात करते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं किससे? तो ये राज्य के संकेत निधि से दिया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके वेतन और भत्ते जो दिए जाएंगे राज्य के समाकेतिक निधि से दिया जाएगा,
चलिए अगला है, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, इसका वैसे दिया है 56 का आंसर जो दिया है, 56 का आंसर ई दिया हुआ है। अब ये क्यों ई दिया है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसमें जो है ये आवेश का तो है ही नहीं, ऊर्जा का भी नहीं है, प्रतिरोधकता का भी नहीं है, प्रतिरोध का भी नहीं है जो रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोधकता का भी नहीं है। तो ये प्रतिरोधकता का जो उल्टा होता है उसका होता है, ठीक है, जिसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सूची दिया हुआ है, एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया हुआ है और क्या चीज़ नापने में उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता नापते हैं। तो पहला लैक्टोमीटर 1 का चार्ट, तो या तो ए में है या तो डी में है। उसके बाद आइए एमीटर, एमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का 1, मतलब ये। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं, वोल्ट मीटर से विद्युत विभव या वोल्टेज नापते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं। तो वो जो होते हैं क्या होते हैं, तो ये इसका क्या होता है, समजात बोलते हैं उसको, समजात बोलते हैं। तो ये हिंदी है, थोड़ा अजीब सा वर्ड दिया हुआ, देख लीजिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग जो है इसमें कौन सा है, तो देखिए जैसे डिप्थीरिया की अगर हम लोग बात करें, ये भी जीवाणु जनित रोग है। अगर हम लोग बात करें चेचक की, पोलियो की, खासरा के, तो ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या है, जीवाणु जनित है, ठीक है। जीवाणु जनित कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये चेचक भी नहीं है। तो और ये कंठमाला क्या होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्यों ई दिया हुआ है। चलिए ध्वनि तरंग निर्वात में चल सकती है, नहीं, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठोस में भी चल सकती है, एयर में भी चलता है। केवल गैसों में चल सकती है, नहीं, गैस में चलती है लेकिन ओनली गैस में नहीं चलती है, और भी जैसे अभी बात हुई थी ना, ठोस में चल सकती है, ठोस माध्यम में चल सकती है, सॉरी ये जो हम गलती बोल दी, ठोस माध्यम में चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। गैस माध्यम में चल सकती है, लेकिन ओनली गैस माध्यम में नहीं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ये क्या है, ये सही आंसर हो जाएगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंग। चलिए अगला है 61 नंबर। 61 नंबर में कह रहा मोटर कार में शीतलक, जिसको रेडिएटर होता है, किस सिद्धांत का कार्य करता है। मोटर कार में जो शीतलक तंत्र है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सिद्धांत है केवल संवहन, केवल संवहन। 62 नंबर क्वेश्चन में आइए, 62 नंबर में कह रहा है कि किस उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृति क्या होगी। तो ये प्राकृतिक जो होगी आभासी होगी तथा सीधा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पर विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, यदि मेजेंटा, देखिए ये रंग से रिलेटेड है, इसका भी बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, इसका सही आंसर दिया है वैसे कि सी दोनों होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। 64 नंबर है फ्यूज। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता क्या होती है। तो फ्यूज में जो तार होता है वो क्या होता है, शीशा और टीन से बना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, पूछता है बीपीएससी। और ये जो है उच्च प्रतिरोधकती शक्ति होगा, इसमें हाई रेसिस्टिविटी होगा या रेसिस्टेंस होगा, और निम्न गलनांक होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर में है मिलाने वाला ऊर्जा का रूपांतर है, और यहाँ पे कुछ युक्ति दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें ऊष्मा से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करना है तो ताप विद्युत संयंत्र का प्रयोग करना होगा। वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा प्राप्त करना है तो लाउड स्पीकर का उपयोग करना होगा। अगर द्रव्यमान से ऊष्मा में परिवर्तन चाहिए तो नाभिक के रिएक्टर की ज़रूरत होगी, और विद्युत से यांत्रिक की अगर कन्वर्सन करना होगा तो विद्युत मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमनांक बिंदु में क्या होता है। तो ये जो होगा क्या होगा, पानी का क्वथनांक बढ़ जाएंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, और जो जमने वाला बात होता है, जो हिमांक पॉइंट होता है, वो घट जाएंगे। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख से
पुरातात्वीय नमूने का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो देखिए ये कार्बन 14 या कार्बन 18 का नाम सुने होंगे हम लोग, तो ये इससे प्राप्त करते हैं। जो फोजिल है, कुछ ऐसा पहाड़ है या कुछ बहुत पुराना चीज़ है, तो उससे हम लोग एज पता लगाने की मतलब एज पता लगा सकते हैं, जिसको कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 सिस्टम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जो कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है किसको? जिनॉन गैस जो एक अक्रिय गैस है उसको कहा जाता है। तो इसमें जिनॉन तो है नहीं, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, जिनॉन का स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। और जिनॉन की जो खोज की थी वो किसके द्वारा? रैमजे के द्वारा किया गया था खोज इसका, विलियम रैमजे नाम था इनका। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्नलिखित का मिश्रण है। तो द्रवित पेट्रोलियम है जिसको एलपीजी कहा जाता है, वो जो मिश्रण है वो क्या चीज़ का? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण कहलाता है। निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ नहीं है वो क्या है? ट्राई नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी जितने भी देख रहे हैं ट्राई नाइट्रो या ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये सब क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। 71 नंबर में कह रहा है, धुआं में आँख को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो ये होता है कौन सा? ये इसका सही आंसर डी हुआ। बड़ा अजीब सा नाम भी है, एक बार आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दिया है ये 140 दिन दिया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों का नाम बताइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो, पानी हो, सूर्य का प्रकाश हो, इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। CO2 की भी जरूरत होगी, वाटर की भी जरूरत होगी और प्रकाश की लाइट की जरूरत होगी, तब जाके प्रकाश संश्लेषण होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ये महत्वपूर्ण होती है किसकी? 74 का अंतः प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की होती है भूमिका। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये होता है कि अस्थि मज्जा में, जिसको बोला जाता है क्या? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी इसका पार्ट B जो है रात में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।